हेलो दोस्तों, वेलकम टू लेट्स क्रैक इट। और आज है 5 सितंबर 2020 और ये आज का द हिंदू न्यूज़पेपर। और हम करने जा रहे हैं इसको डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। ओके, तो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो जो न्यूज़ हैं वो आर्टिकल्स हैं, आज कुछ खास नहीं है, लेकिन एडिटोरियल वगैरह जो थोड़े से काम के हैं। यहाँ पर मीटिंग हुई राजनाथ सिंह की, इंडिया चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट को लेकर के कुछ खास डिस्कशंस निकले नहीं हैं यहाँ पर। सिर्फ मीटिंग हुई है, कोई कुछ जो चीज़ें हैं वो सामने आई नहीं हैं। तो इस आर्टिकल को डिस्कस करने का कोई पर्पज़ नहीं है। संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग थी, उसके बारे में हम आपको पहले भी बता चुके हैं। ठीक है, उसमें कंट्रीज़ क्या होती हैं और किन किन मेंबर्स को इंक्लूड किया गया है, उस सब के बारे में डिस्कशन हो चुका है। ठीक है, तो आइए इम्पोर्टेंट चीज़ों पर ही चलते हैं आज के न्यूज़पेपर में, जो कि हैं आपके एडिटोरियल्स। ये देखिए, जो ये पहला एडिटोरियल है, ये कह रहा है कि न्यू डायमेंशन। देखिए, क्वाड के बारे में कल जनरल बिपिन रावत जी ने, जो हमारे पहले सीडीएस हैं, उन्होंने कहा कि फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशंस एंड फ्रीडम ऑफ नेविगेशन। तो इन्होंने दो चीज़ों की बात की, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन एंड फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशंस। इन दोनों के लिए क्वाड का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। आपको बता दिया जाता है कि क्वाड में कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं। क्वाड में आती हैं इंडिया, यूएस, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान। तो एक ये क्वाड जो क्वाड्रिलेटरल जो यूनिट है वो है, इसमें चार कंट्रीज़ यहाँ पर आती हैं। तो इन्होंने कहा था कि जो चाइना की और पाकिस्तान के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं, उनकी जो ऑटोनॉमी है उनको ख़त्म करने के लिए यहाँ पर क्वाड की ज़रूरत है और इंडिया को क्वाड में पार्टिसिपेट करना चाहिए। आगे देखते हैं। और इसमें तो इस आर्टिकल के बारे में डिस्कशन कल ही हो चुका था। क्वाड के बारे में बताया था, इंडिया हैज़ नॉट येट फॉर्मली अनाउंस्ड द डिसीजन टू इंक्लूड ऑस्ट्रेलिया इन द एनुअल मालाबार एक्सरसाइज। से भी ऑस्ट्रेलिया को बाहर कर दिया गया। तो ये छोटी छोटी दिक्कतें यहाँ पर थीं और इसके बारे में कल ही डिस्कस कर लिया गया था। आगे देखते हैं। देखिए, ये वाला आर्टिकल बहुत ही ज़्यादा काम का है। आपको पता होना चाहिए कि जो मानसून सेशन है उसको स्टार्ट करने की बात हो चुकी है। सितंबर 14 से ये मानसून सेशन आपका स्टार्ट हो जाएगा। इस मानसून सेशन के अंदर जो क्वेश्चन आवर है उसको ख़त्म कर दिया गया है कि क्वेश्चन आवर जो कि होना चाहिए हर एक सेशन में होता है, वो इस बार नहीं होगा। ऐसा सिर्फ एक ओकेशन पहले हुआ है जिसमें क्वेश्चन आवर नहीं हुआ। 1962 की इंडिया चाइना वार के बाद क्वेश्चन आवर नहीं हुआ था, और उसके बाद आज ये समय है जब क्वेश्चन आवर नहीं होगा। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि डेस्पाइट द लिमिटेड मानसून सेशंस, तो एंड कांस्टेंट एमपीज मस्ट स्क्रूटनाइज द गवर्नमेंट वर्क। एंड देखिए, क्वेश्चन आवर होता क्यों है, वो इसीलिए होता है, एमपीज मस्ट स्क्रूटनाइज द गवर्नमेंट्स वर्क, तो गवर्नमेंट के वर्क को स्क्रूटनाइज करने के लिए। देखिए, यहाँ पर देखिए, पार्लियामेंट का सेशन स्टार्ट किया गया है विद फिजिकल डिस्टेंसिंग वगैरह वगैरह। तो कोविड-19 के जितने भी मेजर्स हैं उन सबको काउंट करते हुए यहाँ पर पार्लियामेंट को बुलाया गया सेशन में। उसके बाद ज़ीरो आवर, जो कि होता है इम्पोर्टेंट इश्यूज़ को जो पब्लिक इंटरेस्ट के लिए होते हैं उनको उठाने के लिए ज़ीरो आवर होता है। और यहाँ पर कैंसिल कर दिया है क्वेश्चन आवर को, जो कि जो मिनिस्टर्स होते हैं उनसे क्वेश्चन किया जाता है बाय द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। तो यहाँ पर ज़ीरो आवर जो होता है वो होता है 12 पीएम से 1 पीएम तक। और जो क्वेश्चन आवर होता है वो होता है 11 एएम से लेकर के 12 पीएम तक। तो ये तो ख़त्म ही कर दिया कि ये होगा ही नहीं, और इसका जो टाइम है वो भी कम कर दिया। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन आवर नहीं होगा तो गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी ख़त्म कर दी गई है। देखिए, द अब एक जो गवर्नमेंट है उसको कौन कौन सी चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। तो गवर्नमेंट हैज़ द मैंडेट टू टेक डिसीजंस एंड परफॉर्म वेरियस पब्लिक टास्क। इट इज़ अकाउंटेबल टू द लेजिस्लेचर, तो लेजिस्लेचर के लिए अकाउंटेबल होती है। विच कैन क्वेश्चन इट, जो कि इससे क्वेश्चन पूछती है। एंड एन एक्सट्रीम स्टेप इवन रिप्लेस इट, द लेजिस्लेचर इज़ अकाउंटेबल टू सिटीजन्स। ठीक है, तो लेजिस्लेचर अकाउंटेबल होती है क्योंकि ये इलेक्टोरेट सिस्टम के थ्रू जाती है और रिप्रेजेंट करती है पीपल ऑफ इंडिया थ्रू रेगुलर इलेक्शंस, यहाँ पर लिखा हुआ भी है। कैन बी वोटेड आउट इफ़ इट इज़ नॉट परसीव्ड बी मेकिंग लॉज एंड फाइनली बेनिफिट। तो सब कुछ काम पब्लिक के लिए होंगे। फाइनली कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स आर एक्सपेक्टेड टू एंश्योर, फिर कोर्ट्स आ जाते हैं। जुडिशरी एक अलग पिलर है, तीन पिलर होते हैं जैसे एग्जीक्यूटिव और ये सब। एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और लेजिस्लेचर आपने पढ़ा होगा, पॉलिटी का बेसिक है ये।
आर एक्सपेक्टेड टू एंश्योर दैट ऑल इलेक्शंस आर मेड विद इन द बाउंड्री ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड, तो ये रूल ऑफ लॉ को जो है यहाँ पर सेटिस्फाई करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को। तो ये एक फ़ीचर है डेमोक्रेसी के, ये फ़ीचर्स यहाँ पर बताए गए हैं कि क्या क्या फ़ीचर्स होने चाहिए। तो इतने फ़ीचर्स यहाँ पर थे। फिर ये देखिए यहाँ पर जो बताया गया है इस पूरी पैरे में, वो मैं आपको ऐसे ही समझाऊंगा क्योंकि इम्पोर्टेंट नहीं है। देखिए जैसे इंडिया में आरोग्य सेतु ऐप चला, ऐसे ही ब्रिटेन ने कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग ऐप चलाया था। ठीक है, तो इतना ही यहाँ पर लिखा हुआ है, उससे आगे यहाँ जानने की ज़रूरत नहीं है। तो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग ऐप काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल रहा ब्रिटेन में, लेकिन उसकी तुलना जब आरोग्य सेतु से करते हैं तो आरोग्य सेतु उसके सामने हल्का रह जाता है। कैसे, देखिए इंडिया इन कॉन्ट्रास्ट रोल्ड आउट आरोग्य सेतु। तो जैसे ब्रिटेन में वो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग ऐप चलाया गया, ऐसे ही इंडिया में आरोग्य सेतु ऐप चलाया गया। तो एग्जीक्यूटिव डिसीजंस, तो आपने सिर्फ एक जो लेटर छापा उस पर आपने साइन की और कह दिया कि एग्जीक्यूटिव एक्शन से ये ऐप इंडिया में लागू होता है एंड हैज़ क्रिएटेड ए ग्रे जोन ऑन वेदर इट इज़ मैंडेटरी। और फिर आपने इसको मैंडेटरी भी कर दिया कि आप मेट्रो रेल में जाओगे, फ्लाइंग ऑपरेशंस में जाओगे। तो गवर्नमेंट के एग्जीक्यूटिव एक्शंस के थ्रू ये ऐप लागू हुआ। इस पर किसी भी तरह की कोई चर्चा नहीं हुई कि सिक्योरिटी के क्या फ़ीचर्स हैं, किस तरीके से आप डाटा की प्राइवेसी को आगे रखेंगे। फिर इस पर कंट्रोवर्सी भी हुई थी कि ये हैक भी हो सकता है। ऑल दिस कैन बी डन विदाउट अ स्पेसिफिक लेजिस्लेशन, तो कोई लॉ इसके ऊपर नहीं बनाया गया था। एंड एनी पार्लियामेंट, और कोई पार्लियामेंट में डिस्कशन वगैरह कुछ भी नहीं हुआ, ना ही गवर्नमेंट से क्वेश्चन पूछा गया किसी भी तरह का। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आवर का इंपॉर्टेंस यहाँ पर बता रहे हैं कि अगर क्वेश्चन आवर होता तो अब मानसून सेशन में इस तरह के क्वेश्चन या पूछे। इनफैक्ट पार्लियामेंट्री ओवरसाइट हैज़ बीन लार्जली एब्सेंट थ्रू द लास्ट 6 मंथ। तो पार्लियामेंट में किस तरीके से चीज़ें चलेंगी, वो भी 6 महीने से पार्लियामेंट बैठी नहीं है, 6 महीने से। और अभी 5 दिन देखिए, पार्लियामेंट विल बी मीटिंग आफ्टर 175 डेज, तो पार्लियामेंट अब 175 दिन बाद बैठेगी, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि 6 मंथ तक का गैप हो सकता है कि नहीं भी 2 सेशंस के बीच। तो 6 मंथ बस होने ही वाले थे, 5 दिन पहले ही हमने सेशन होल्ड कर लिया, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट है हमने उसको प्रिजर्व कर लिया। पार्लियामेंट्री कमिटीज़ होती हैं और वो भी 4 महीने से नहीं मिली हैं, बस इन पर्सन मीटिंग्स हो रही हैं, वो भी वर्चुअल, विच हैव लेड टू लो अटेंडेंस, जिसमें भी अटेंडेंस बहुत कम रहती है, गिवन ट्रैवल रिस्क और रेस्ट्रिक्शंस वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हैं। देखिए फिर यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, दिस इज़ अनलाइक मैनी अदर कंट्रीज, बहुत प्लेनरी एंड कमिटीज़ हैव एडोप्टेड टेक्नोलॉजी टू अनेबल मेंबर्स टू पार्टिसिपेट फ्रॉम होम इन दिस पीरियड। ओवर, देखिए 900 सेंट्रल एंड 6000 स्टेट गवर्नमेंट नोटिफिकेशंस लॉन्च हुई हैं टू मैनेज द पेंडेमिक। अब ये नोटिफिकेशंस कैसी हैं, क्यों हैं, कैसे हैं, इन सब पे कोई चर्चा नहीं है। कुछ भी लिखा वो सब लागू हो गया, कोई उस पर स्क्रूटनाइज उसका नहीं हुआ। दिस इज़ इन एडिशन टू नोटिफिकेशन ऑफ द अदर सब्जेक्ट, द एब्सेंस ऑफ अ फंक्शनिंग पार्लियामेंट एंड कमिटी इम्प्लाइज दैट देयर हैज़ बीन नो चेक एंड गाइडेंस। देखिए जो मैं बता रहा हूँ वो देखिए, अब नो चेक एंड गाइडेंस ऑन गवर्नमेंट एक्शन, तो यहाँ पर कोई भी चेक और गाइडेंस नहीं है। गवर्नमेंट ने इतनी सारी नोटिफिकेशंस जारी की, कुछ यहाँ पर स्क्रूटनाइजेशन नहीं है। When it meets, Parliament should look at the government response to the crisis. However, the function would become more post-mortem analysis. तो इंडिया में क्या हुआ कि नोटिफिकेशन रिलीज़ हुई और सब कुछ इम्प्लीमेंट हो गया, उसके बाद पूछा जाता है कि भाई आरोग्य सेतु में तो ये कमियाँ थी। अरे उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने से पहले देख, तो यहीं पर ये कहा गया है कि पोस्ट मॉर्टम एनालिसिस का मतलब है कि पहले आपने चीज़ों को लागू कर दिया, उसके बाद आप देख रहे हैं कि इसमें क्या क्या कमियाँ हैं। लेकिन देखिए ब्रिटेन में जो वो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग ऐप था वो था बिफोर द इवेंट। आप कुछ लॉन्च करने जा रहे हैं, आप कह रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स लॉन्च करेंगे, तो उससे पहले ही ब्रिटेन में देख लिया जाता है कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आने वाली हैं। इंडिया में अलग तरीके का यहाँ पोस्टमार्टम सिस्टम चलता है कि पहले नॉर्म्स लागू कर दिए, फिर देख रहे हैं क्या क्या कठिनाई आ रही हैं, फिर उनको जो है फिर उन पर बहस हो रही है इन मीडिया ब्लॉग्स और ETC। द लैक ऑफ पार्लियामेंट्री ओवरसाइट हैज़ बीन कंपाउंडेड बाय जुडिशियल इंटरवेंशंस। अब ये जो पार्लियामेंट्री ओवरसाइट का मतलब है कि क्वेश्चनिंग थ्रू द पार्लियामेंट से क्वेश्चन की जो कमी है, जुडिशरी भी इस चीज़ में पूरी तरीके से सहयोग नहीं दे रही है। जुडिशरी ने इस चीज़ पर भी ध्यान नहीं दिया कि लॉकडाउन में गवर्नमेंट ने क्या मीज़र्स दी और माइग्रेंट के लिए क्या मीज़र हैं, इस पर भी जुडिशरी ने कोई रोल नहीं दिया। बस कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का चार्ज लगवा लो और कुछ नहीं करेंगे। डिस्कशंस इन पार्लियामेंट्री forums would help the government set feedback।
तो इन सब चीज़ों से फीडबैक मिलता है। देखिए, कोर्ट को बीच में आना चाहिए, जुडिशियल रिव्यू की पावर सुप्रीम कोर्ट के पास होती है। इतने सारे माइग्रेंट्स वर्कर इधर से उधर, नॉन स्टेट एक्टर्स इसके बीच में इन्वॉल्व हैं, गवर्नमेंट कर क्या रही थी, इस सबको सुप्रीम कोर्ट को चेक करना चाहिए। बैलेंस पॉलिसी ऑप्शंस के लिए ये सब ज़रूरी होता है। और अब तो देखिए सुप्रीम कोर्ट ने किस तरह के डिसीजंस लिए हैं। कैबिनेट ने डिसीजन दिया कि सभी को जो एग्रीगेटेड ये है आपका AGR ग्रॉस रिवेन्यू जो टेलीकॉम कंपनीज़ को देना है, इसके लिए 20 साल की लिमिट कही थी कि 20 साल में आप दे दीजिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट आया नहीं 10 साल में दो। तो आप इस तरह के डिसीजंस को जो है चैलेंज कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं कैबिनेट के, लेकिन जो इसेंशियल थे कोविड-19 के टाइम पर उस पर आपने कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। ओके, ये देखिए, इफ़ देयर इज़ इलीगलिटी से करप्शन देन द मैटर शुड बी जज्ड बाय कोर्ट। तो करप्शन वगैरह के मैटर्स भी यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट को देखने चाहिए कि 900 जो नोटिफिकेशंस लॉन्च की हैं सेंट्रल गवर्नमेंट ने और 1800 के करीब जो स्टेट गवर्नमेंट्स ने लॉन्च की हैं, वो सब सही हैं कैसे हैं, उन पर कुछ घपला तो नहीं हो रहा। पार्लियामेंट शुड रिकवर लॉस्ट ग्राउंड बाय फुलफिलिंग इट्स कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट रोल। इट हैज़ डिस्कस्ड अ डिस्कशन इन द 18 डे। तो 18 दिन ये चलेगा आपका मानसून सेशन, तो उसमें पार्लियामेंट को अपनी जो चीज़ें यहाँ पर उनके साथ हुई हैं, जो उन पर एलिगेशंस लगाए हैं, उनको सुधारने का समय यहाँ पर मिला है। द फैक्ट दैट टू हाउसेज आर वर्किंग इन शिफ्ट टू यूज़ द सेम फिजिकल स्पेस लिमिट द स्कोप ऑफ एक्सटेंडेड सिटिंग ऑन वन डे इन द पीरियड सिंस द लास्ट सेशन द गवर्नमेंट हैज़ इशूड 11 ऑर्डिनेंस। तो जब लास्ट टाइम हुई थी या जनवरी या फरवरी में जब भी हुई हो, उसमें 11 ऑर्डिनेंसेस पूरे 6 महीने के अंदर जब तक कोविड-19 चला उसमें लॉन्च किए गए, जैसे कि 5 ऑफ दीज वर रिलेटेड टू कोविड-19 क्राइसिस एंड लॉकडाउन, जैसे कि टैक्स फाइलिंग डेट्स आगे बढ़ा दी गई, फिर लोन मॉरिटोरियम स्कीम चलाई गई, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड लाया गया, प्रोटेक्शन ऑफ हेल्थ वर्कर्स पर जो स्कीम लाई गई, टेम्प्ररी कट्स इन सैलरी एंड अलाउंस इन द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, तो 5 तो ये आपके कोविड से रिलेटेड थे और 6 अलग थे। उन्होंने क्या किया, जैसे ये देखिए, रेगुलेशन के लिए होम्योपैथी के लिए इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन को सुधारने के लिए ऑर्डिनेंस लाया गया। 1 अलाउ द रिजर्व बैंक टू रेगुलेट कॉरपोरेट बैंक्स, एक दूसरा ये था। तीसरा 3 रिलेटेड टू द एग्रीकल्चर मार्केट, एग्रीकल्चर मार्केट रिफॉर्म्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ऑर्डिनेंस लाया गया। दूसरा APMC मंडीज और इसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट को भी वहाँ पर ख़त्म किया गया। ठीक है, तो ये सब चीज़ें यहाँ पर लाई गई। तो 11 ऑर्डिनेंस आपने लॉकडाउन के दौरान जो पास किए। वाइल द ऑर्डिनेंस रिलेटेड टू कोविड-19 हैव ए टेम्पररी एप्लीकेशन। तो जो 5 जो कोविड-19 से रिलेटेड थे वो टेम्पररी हैं, वो ख़त्म हो जाएंगे कुछ समय के बाद। पार्लियामेंट शुड रिफ़र दोज विद लॉन्ग टर्म ऑप्शन। तो बहस उन पर होनी चाहिए जो लॉन्ग टर्म इफेक्ट डालेंगे, जो बाकी के बचे हुए 6 हैं। देखिए 11 हैं, 5 कोविड-19 से रिलेटेड हैं, वो तो हल्के हैं, वो तो चलो ख़त्म हो जाएंगे एक टाइम लिमिट के बाद। लेकिन जो बचे हुए 6 हैं उन पर डिटेल्ड स्क्रूटनी होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो एक लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट यहाँ पर डालेंगे। ये कोर इशू क्या है, सेवरल इवेंट्स है। तो लास्ट 6 मंथ में बहुत सारे इवेंट्स हुए हैं, डिस्कशंस के थ्रू ही वो निपट गए। नोवल कोरोना वायरस एंड लिमिट मोर्टेलिटी एंड पॉसिबल पाथ द मंथ्स अहीड गाइड द गवर्नमेंट एक्शन, बहुत सारे एक्शंस यहाँ पर लिए गए। इकोनॉमिक ग्रोथ, देखिए इकोनॉमिक ग्रोथ बिल्कुल ख़त्म हो गई। कपल ऑफ ईयर्स हैज़ क्वार्टर्स, है ना, आपने देखा होगा 23.9% तक यहाँ पर ग्रोथ ख़त्म हो गई थी, माइनस में चल रही है। दिस हैज़ रीचिंग इम्प्लीकेशन फॉर क्रिएटिंग जॉब्स, फिर जॉब्स के लिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा मारामारी है। बैंकिंग सिस्टम की स्टेबिलिटी ख़त्म हो गई है, गवर्नमेंट के फाइनेंसेस ख़त्म हो चुके हैं। द गवर्नमेंट इज़ लाइकली टू ब्रिंग इन सप्लीमेंट्री बजट्स, ठीक है, सप्लीमेंट्री बजट लाने के लिए, यानी कि अगर पैसा कम पड़ जाए बजट के दौरान तो आप सप्लीमेंट्री बजट लाइए। इंडीड अ फ्रेश लुक ऑफ यूनियन बजट मे बी रिक्वायर्ड गिवन द चांस ऑफ बेसिक एजम्पशन 6 जनवरी। तो और फिर ऊपर से ये बॉर्डर का डिस्प्यूट चाइना के साथ। तो इन द एब्सेंस ऑफ क्वेश्चन आवर एंड जीरो आवर, तो इतने सारे क्वेश्चंस यहाँ पर गवर्नमेंट के सामने हैं। 500 आपने नोटिफिकेशंस दी, आपने 11 ऑर्डिनेंस पास किए, फिर आपके बॉर्डर डिस्प्यूट हैं, इतनी सारी आरोग्य सेतु ऐप, इतनी सारी चीज़ें गवर्नमेंट से जाननी हैं और आपने क्वेश्चन आवर कैंसिल कर दिया। क्या अकाउंटेबिलिटी रह गई कि आप जो कुछ कर रहे हैं वो बिल्कुल सही हैं। और ये तो राइट ऑफ द मेंबर ऑफ अपोजिशन पार्टी है कि वो क्वेश्चन करे, ठीक है, तो यहाँ पर आप इस तरह की हरकत नहीं कर सकते। कल भी मिस्टर हामिद अंसारी जी ने एक बहुत अच्छा आर्टिकल निकला था, उसको भी हमने पूरा डिस्कस किया था, आप जा कर के वहाँ पर देख भी सकते हैं।
काफ़ी अच्छी चीज़ें वहाँ पर लिखी गई थी। मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट मस्ट यूज़ देयर एबेबल इंटरवेंशंस। तो एमपीज़ को यूज़ करना चाहिए अपना जो क्वेश्चन आवर का पीरियड है वो किसी तरीके से यूज़ ज़रूर करें। अभी सेशन होने वाला है तो क्वेश्चन आवर ना करके किसी और वे में अगर आप गवर्नमेंट से इन चीज़ों की अकाउंटेबिलिटी को साबित करवा सकते हैं तो ज़रूर करवाएं। तो ये इस आर्टिकल में लिखा हुआ था कि बहुत सारे क्वेश्चन हैं और आपने क्वेश्चन आवर को ख़त्म कर दिया, तो ये एक अच्छी बात नहीं है, डेमोक्रेसी को हर्ट करेगा ये बहुत बुरी तरीके से। ओके, तो ये आर्टिकल आपका पूरा हुआ। अब ये जो आर्टिकल आपका यहाँ पर है ये आर्टिकल आपका मदर टेरेसा जी के ऊपर है। ओके, तो इस आर्टिकल के अंदर जो आपको आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं, ये आपकी इच्छा के ऊपर है। अगर आप अपनी नॉलेज के लिए पढ़ना चाहते हैं, बाकी यूपीएससी के लिए ये आर्टिकल काम का नहीं है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये आपको पीडीएफ नीचे मिल जाएगी, आप लिंक में जाइए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। ये पाकिस्तान जो हमने चाइना के इतने सारे ऐप इंक्लूडिंग पबजी बैन कर दिया, तो वो उसके ऊपर आर्टिकल था। ये आर्टिकल हमारे काम का नहीं होता है, इसमें थोड़ी एक ही प्लेस के बारे में बताया और ये तो फिर भी सुशांत सिंह राजपूत के ऊपर ही है। ओके, तो आगे चलते हैं, कुछ और आर्टिकल्स जो इम्पोर्टेंट हैं उनको भी निपटाते हैं। देखिए रेलवे में, देखिए में लिखा हुआ है, अभी नहीं पढ़ेंगे। में डिक्रिमिनलाइज बैगिंग, तो बैगिंग को डिक्रिमिनलाइज करना की बात यहाँ पर हो रही है। ये जो रेलवे के कोचेज़ होते हैं उसमें आपने देखा होगा कि बहुत सारे बैगर्स जो है वहाँ पर जो बैगिंग करते हैं उसको रोकने के लिए यहाँ पर जो ऑर्डिनेंस लाने की बात हो रही है और उसको डिक्रिमिनलाइज करने की बात हो रही है। फिर ये देखिए एक छोटा सा आर्टिकल, बस निगाह मारनी है। देखिए मोदी जी बहुत कुछ कहते रहते हैं, हर कुछ छाप देते हैं ये लोग अखबार में। पुलिस वुमेन कैन सेव जम्मू एंड कश्मीर चिल्ड्रन। आपको पता है कि जम्मू एंड कश्मीर में चिल्ड्रन रोंग पाथ पर ना चले जाएं, मींस टेररिज्म की तरफ को उनका झुकाव ना हो। इसके लिए इन्होंने कहा है कि वुमेन पुलिस ऑफिसर का यहाँ पर एक बहुत अच्छा रोल हो सकता है कि वो उन बच्चों को रोके गलत पाथ पर जाने से। अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ और पढ़ना है तो आप अपना टाइम वेस्ट कर सकते हैं, बाकी मोदी जी ने कही है इसीलिए ये आर्टिकल निकला है, कोई और कहता तो सुनी भी नहीं जाती। देखिए आर्टिकल इस तरह के अच्छे होते हैं। काजीरंगा सेट टू एक्सपेंड बाई 3053 हेक्टेयर। तो काजीरंगा की जो एरिया है वो बढ़ने वाला है। कितनी अच्छी और पॉजिटिव न्यूज़, यहाँ पर कुछ एनवायरनमेंट के लिए अच्छा हो रहा है, वही बहुत है। तो असम गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया है कि 30 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया और इंक्लूड किया जाएगा और अब काजीरंगा का एरिया 884 स्क्वायर किलोमीटर का हो जाएगा। तो बहुत अच्छी बात यहाँ पर देखने को मिली। द एडिशन इंक्लूड एनक्रोचमेंट इवेक्टेड एरियाज़। तो जैसे ये एरिया था तो इसके चारों तरफ का जो एरिया था, जो 30 किलोमीटर एरिया का, वो एरिया काफ़ी ज़्यादा इको सेंसिटिव एरिया था और एनक्रोचमेंट के लिए बहुत ज़्यादा वल्नरेबल था। तो उसको इंक्लूड करके अब इसको 884 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया कर दिया गया है। इट इज़ अ मूव टू कंसोलिडेट वाइल्ड लाइफ एरियाज़, एंटिसिपेटेड बेटर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एंड रिडक्शन इन ह्यूमन वाइल्ड लाइफ निगेटिव इंटरेक्शंस इन द फ्यूचर। तो एरिया इंक्लूड करके एरिया को बढ़ा दिया गया है क्योंकि इस एरिया के अंदर भी ह्यूमन वाइल्ड लाइफ एनिमल कन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा हो रहे थे। लेकिन न्यूज़ आपको पता चल गई कि क्या किया था। इसके बाद आप सिर्फ काजीरंगा की लोकेशन वगैरह आप मैप में देखिए, आपको पता भी होगा कि कहाँ पर है। फिर दो पॉइंट्स यहाँ पर और अच्छे हैं, ओरांग एंड नामेरी नेशनल पार्क्स के बारे में यहाँ पर जिक्र है। तो ये दोनों पार्क्स भी कहाँ पर हो गए, आपके आसाम के अंदर हो गए। ठीक है, तो इस तरह से आपको पॉइंट्स निकालने होते हैं, ओरांग एंड नामेरी नेशनल पार्क्स। ऑल राइट, तो आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर जो है एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने एक रिपोर्ट पब्लिश की और उसमें कहा कि जो चिल्ड्रन की केयर होती है उसमें केरल सबसे ज़्यादा टॉप करता है। केरल, गोवा, त्रिपुरा, तमिलनाडु, मिज़ोरम आर द एमंग द 5 स्टेट वेल बींग ऑफ द चिल्ड्रन। तो वेल बींग ऑफ द चिल्ड्रन में केरल सबसे आगे है, फिर गोवा, त्रिपुरा वगैरह हैं। तो ये दी मोबाइल क्रैच जो कि एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है और वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू ने इसको रिलीज़ किया। द यंग चिल्ड्रन आउटकम इंडेक्स, तो इसका नाम है यंग चिल्ड्रन आउटकम इंडेक्स। तो ये हेल्थ को नापती है, न्यूट्रिशन को नापती है, कोग्निटिव ग्रोथ को नापती है, मतलब बुद्धि क्षमता को मापती है, विद द हेल्प ऑफ इंडिकेटर्स सच एज द इन्फेंट मोटिलिटी रेट, स्टंटिंग, फास्टिंग और प्राइमरी स्कूल लेवल्स। तो इन सब बेसिस पर ये इंडेक्स को तैयार करते हैं। अब ये जो कंट्रीज़ हैं, असम, मेघालय, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, ये सबसे नीचे वाले स्टेट हैं। आप ना भी पढ़ें तब भी आपको पता चल जाएगा कि हाँ नीचे के ही होंगे। उत्तर प्रदेश और बिहार वाले आपको पता ही हैं। द रिपोर्ट हैज़ ऑल्सो डेवलप्ड अनदर इंडेक्स। तो इन्होंने एक इंडेक्स और साथ में पेश की। ये थी
यंग चाइल्ड एनवायरमेंटल इंडेक्स टू अंडरस्टैंड द पॉलिसी एंड एनवायरमेंट एनवायरमेंट डेट इन्फ्लुएंस द। तो ये इंडेक्स ये बताती है कि जो एनवायरनमेंट है और पॉलिसीज़ गवर्नमेंट ने चलाई हैं वो चिल्ड्रन के वेलबींग को किस तरीके से इन्फ्लुएंस करते हैं। तो यहाँ पर ये आप ये देखिए पिक, तो ये एवरेज है हर एक स्टेट का टोटल मिला करके, तो 0.585, इससे ऊपर के ये सभी अच्छे हैं और ये सभी बुरे हैं। तो गौर फरमाइए केरल सबसे आगे है और बिहार सबसे पीछे है। बिहार सबसे पीछे नहीं है, छत्तीसगढ़ सबसे पीछे है। ओके लाइक ठीक है, छत्तीसगढ़ सबसे पीछे है। नो 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 नो, दैट इज़ बिहार इस सबसे पीछे है। ओके, देन देयर इज़ अ वेरी वेरी बिग कन्फ्यूज़न। ओके, तो बिहार इज़ द लीस्ट जो वेलबींग स्टेट फॉर द चिल्ड्रन। अब इम्पोर्टेंट क्या है, इम्पोर्टेंट ये है कि इन्होंने क्या क्या कमियां बताई। इन्होंने कहा कि जो पैसा खर्च हो रहा है ना चिल्ड्रन के लिए वो काफ़ी नहीं है। उनके न्यूट्रिशन लेवल के लिए, हेल्थ केयर पर अच्छा पैसा खर्च नहीं हो रहा, एजुकेशन पर खर्च नहीं हो रहा। इंडिया स्पेंट 1723 रुपये पर चाइल्ड इन 2018-19, एन अमाउंट दैट इज़ इनसफिशिएंट। तो अमाउंट देखिए कोई भी प्रॉब्लम आए अमाउंट इनसफिशिएंट होता ही होता है। बात समझ में आ रही है, तो उसको लिखो ना आप अपने हिस्से में। द रिपोर्ट पॉइंटेड आउट दैट वाइल द बजटरी एलोकेशन इज़ ईयर ऑन ईयर इंक्रीजिंग। यहाँ पर यह भी लिखा है कि मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का बजट का जो पैसा दिया है वो सब इंक्रीज़ हुआ है, ठीक है। ऑल द एडिशनल फंड्स हैव बीन एलोकेटेड टू बस न्यूट्रिशन डिलीवरी अंडर द, लेकिन जो सारा का सारा बजट है वो सिर्फ इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम के अंदर ही चला जा रहा है, बाकी सारे मेजर्स पर फोकस हो ही नहीं रहा। देखिए, while the population of children under 6 year of age is 158.8 million, the ICDS covers only 71.9 million children as calculated। तो ICDS के अंदर हम 71 मिलियन लोगों बच्चों को कवर कर रहे हैं, जबकि टोटल बच्चे जो कवर होने चाहिए वो लगभग दुगने से भी ज़्यादा हैं। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स और इससे एसोसिएटेड चीज़ें यहाँ पर बताई गई। ये इंडेक्स भी लॉन्च हुई, तो आप इसको देख लीजिएगा। देखिए, जो मॉनसून सेशन स्टार्ट होने वाला है 14 सितंबर से, निगेटिव सर्टिफिकेट लेकर के जाएंगे तभी एमपीज़ को एंट्री मिलेगी। अब इस पर पीएचडी करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ पढ़ो और आगे बढ़ो। आप पार्लियामेंट में नहीं घुस सकते अगर आपके पास निगेटिव सर्टिफिकेट नहीं है कोविड-19 का। ओके ओके, देन सी दिस न्यूज़। आरबीआई अल्टर्स प्रायोरिटी सेक्टर नॉर्म्स टू हेल्प स्टार्टअप फार्मर्स अवेल लोन्स। तो देखिए, प्राइमरी सेक्टर लैंडिंग क्या होती है, हर एक बैंक को लोन देना होता है। जैसे कि आप जितना भी लोन दोगे उसका कुछ परसेंट फिक्स कर दिया जाता है कि आप अगर ने उतना अगर एग्रीकल्चर में नहीं दिया तो बचा हुआ फंड आप कहीं नहीं दे सकते, वो आपको सेबी या नाबार्ड के पास जमा करना पड़ेगा। दूसरी, जैसे कि एग्रीकल्चर में देना है, हाउसिंग सेक्टर में एमएसएमई को देना है, तो ये सब जो सेक्टर हैं इन पर फिक्स्ड एक लगा दी गई है कि अपने लोन का 12% अगर एमएसएमई को नहीं दिया तो फिर आप जो लोन बचेगा वो नाबार्ड को जाएगा या सेबी को जाएगा और वो फिर इन सब चीज़ों में खर्च करेंगे। तो ऐसे ही 5-6 एरियाज़ हैं जहाँ पर इन चीज़ों को लगाया गया है, फिक्स की गई है सीलिंग। तो 50% तक का लगभग जो लैंडिंग सिस्टम है वो फिक्स कर दिया गया है। तो यही लिखा हुआ है कि आरबीआई ने इन चीज़ों को चेंज किया टू हेल्प स्टार्टअप, तो स्टार्टअप को हेल्प करने के लिए और फार्मर को हेल्प करने के लिए कि अब जो फार्मर्स हैं उनको लोन और ज़्यादा मिले। तो हो सकता है पहले 10% फिक्स किया हो, अब बढ़ा करके 12% कर दिया होगा। ओके, ये स्पोर्ट्स पेज है। तो ये आपका आज का द हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस था। एक दो आर्टिकल बहुत अच्छा था, काजीरंगा वाला अच्छा था, प्रायोरिटी सेक्टर वाला भी अच्छा था, और फिर एडिटोरियल काफ़ी अच्छा था। तो चैनल को सब्सक्राइब बहुत ज़रूरी है, कर लेना। और बस चलते हैं, थैंक यू।